अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे एमसीआईयूबी की मेंबरशिप किस तरह लेते हैं। मैंने तकरीबन 8 जनवरी को एमसीआईयूबी की ऑफ़िशियल मेंबरशिप हासिल की थी और ये तकरीबन 3 महीने का प्रोसेस था, जिसके अंदर मैंने जो है वो बहुत सारी चीज़ें पहले रिसर्च की, उसके बाद एमसीआईयूबी की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। इससे पहले मैं बहुत से सर्टिफ़िकेशन भी चेक कर रहा था, लेकिन मुझे चूँकि अपनी क्वालिफ़िकेशन और अपने क्राइटेरिया के मुताबिक ये ज़्यादा फ़ीज़िबल लगी, तो मैंने इसी में अप्लाई किया था। तो बेसिकली इज़ अ पाथवे टू चार्टर्ड कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल। पहले हम पता कर लेते हैं कि सीआईयूबी क्या है। सीआईयूबी बेसिकली द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ बिल्डिंग है। ये यूके की एक प्रोफेशनल बॉडी है जो कि कंस्ट्रक्शन चार्टर्ड बिल्डर और चार्टर्ड कंस्ट्रक्शन मैनेजर के चार्टरशिप देती है। सही है। तो मैं हूँ प्रेजेंटर मिनहाल हैदर और मेरी जो ऑडियंस है वो तकरीबन कंस्ट्रक्शन इंजीनियर प्रोफेशनल होंगे, क्योंकि ज़्यादातर उन्हीं को ही ये सीआईयूबी की असेसमेंट या सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। तो मेरा तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है और मैंने ऑन साइट और ऑफ साइट दोनों काम किया है। मैंने क साइट इंजीनियर के तौर पे भी काम किया है और मैंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड भी काम किया है। व्हाट इज़ एमसीआईओबी? किसी भी ज़हन में सवाल आ सकता है। तो एमसीआईओबी बेसिकली स्टैंड फॉर मेंबर ऑफ द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ बिल्डिंग। जो सीआईओबी है, जब आप उसकी मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं, तो आप फिर एमसीआईओबी का टैग हासिल कर लेते हैं। इसको आप अपने नाम के साथ भी लगा सकते हैं। तो सीआईओबी इज़ अ बेसिकली यूके बेस्ड इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉडी। ये क्या प्रेज़ेंट करती है? ये कंस्ट्रक्शन को प्रेज़ेंट करती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को करती है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट को करती है, क्वांटिटी सर्वेइंग को करती है। 1834 में ये बनी थी और इस वक़्त तकरीबन इसके मेंबर 100 कंट्रीज़ के अंदर हैं। और इसके जो मेंबरशिप है वो तकरीबन जो है वो अभी तक 55,000 के लगभग हैं, जो कि विकिपीडिया का डेटा यही कहता है। इसके बेनिफिट क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि भई आप एमसीआईयू अपने नाम का लगा सकते हैं। जैसे मेरा नाम मिनहाल हैदर है, तो मैं अपने नाम के साथ इसको लगा सकता हूँ। ग्लोबल प्रोफेशनल रिकॉग्निशन है, करियर प्रोग्रेशन में बहुत मदद देता है, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट और अफ्रीका बोल रहा हूँ, एशिया और यूरोप के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल जाती है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्लेम्स में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रोल्स में, उसके अलावा आपको जो है वो सीपीडी के हासिल करने में आपको मदद हासिल हो जाती है, क्योंकि आपको एक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है उनके तमाम पब्लिकेशंस के ऊपर, सीपीडी के ऊपर, उनके तमाम रिसोर्सेज़ के ऊपर। तो आप अच्छी खासे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। हू कैन अप्लाई फॉर एमसीआईओबी? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बेसिकली जिनका बैकग्राउंड जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का है, क्वांटिटी सर्वेइंग का है, आर्किटेक्चर का है, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एजुकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। अगर आपके पास सिर्फ़ एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ़ एजुकेशन है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास हर तरह के ऑप्शन इन्होंने अवेलेबल रखे हुए हैं। आपके पास साइट का, कॉन्ट्रैक्ट का, मैनेजमेंट एक्सपोज़र होना ज़रूरी है। डिपेंड करता है कि आप किस पाथवे पे अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली सीआईओबी की जो है वो कुछ पाथवेज़ हैं, जिसमें एक है एक्सपीरियंस रूट, एक है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन रूट, दूसरा है एनवीक्यू रूट और एक है हमारे प्रोफ़ेशनल रिव्यू रूट, जो कि तकरीबन एक्सपीरियंस पाथवे को ही जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस पाथवे में मर्दर फ़ज़ील 2 रूट हैं, तो वो हम आगे चल के देखते हैं। तो चार्टर्ड मेंबरशिप के लिए एमसीआईयूबी के लिए भई हमारे पास, अगर आप जब वेबसाइट खोलेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। इसमें एक तो है कि भई रिसेंट ग्रेजुएट हैं आप, द दूसरा ये है कि मैं एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हूँ और तीसरा है कि मैं एजुकेटर हूँ। जिस पाथवे पे आप जाएँगे, उस पाथवे के मुताबिक आपको मेंबरशिप दी जाएगी। इसमें आपको एसोसिएट लेवल दिया जाएगा और इसमें आई थिंक शायद इसमें भी कोई एसोसिएट या इस तरह की कोई आपको पाथवे मिलता है। जो एम लेवल है यानी मेंबरशिप है, वो आपको इसी पाथवे से मिलेगी। तो इस पाथवे पे मेरा चूँकि प्रोफ़ेशनल रिव्यू असेसमेंट हुआ था, तो मैं इसी पाथवे पे गया था। तो मैं इस पाथवे पे जब गया, तो भई उन्होंने मुझे बताया कि भई आपके पास जो है प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस के लिए आपके पास एक ये पाथवे है कि आप क्वालिफ़ाइड एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर इंडस्ट्रियल पाथवे है, जिसकी टोटल मेंबरशिप फ़ी £347 है। दूसरा मेरे पास है क्वालिफ़ाइड एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर एनएसवीक्यू पाथवे, जिसकी फ़ीस भी £347 है। जो आप ये वाला इंडस्ट्रियल पाथवे है एक्सपीरियंस वाला, इसके अंदर क्या है कि आपके पास जो है या तो मेंबर डिग्री लेवल क्वालिफ़िकेशन और 3 साल का एक्सपीरियंस हो, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड डिग्री के अंदर, या फिर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन रिलेटेड डिग्री मौजूद नहीं है। मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस था और मेरे पास कंस्ट्रक्शन रिलेटेड डिग्री मौजूद थी, तो लिहाज़ा मैं इसी पाथवे से 3 महीने के अंदर एमसीआईयूबी बन गया। लेकिन एक दूसरा पाथ भी है जिसके अंदर ये है कि भाई अगर आपके पास जो है वो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन डिग्री नहीं मौजूद, तो आपके पास जो है वो
आपके पास 3 साल का कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। दूसरा आपके पास 7 NVQ डिप्लोमा और कंस्ट्रक्शन सीनियर मैनेजमेंट का कोई डिप्लोमा होना ज़रूरी है। और फिर जो है वो ये तकरीबन 3 साल पहले आपने अचीव किया हो, जो भी डिप्लोमा है। और इसकी जो वेरिफ़िकेशन है वो CIOB और FCIOB या MCIOB का कोई मेंबर करेगा। उसके बाद इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी प्रोफ़ेशनल रिव्यू के असेसमेंट की फ़ी कम हो जाएगी। फिर सिम्प्लीफाइड एंड अदर शॉर्टर फाइनल आपका जो असेसमेंट टाइम है वो भी कम हो जाएगा। और तीसरा है कि भाई आप जो है वो 3 महीने के अंदर-अंदर चार्टर्ड स्टेटस अपना हासिल कर लोगे। तो ये 2 पाथवे हो गए जब आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद है। अब आ गए भई आप एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर पाथवे, मसलन ये ऐसा पाथवे है कि भई आपके पास फॉर्मल एजुकेशन ही मौजूद नहीं थी, लेकिन आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से काफ़ी अरसे से वाबस्ता थे। ऐसे में क्या होता है कि लोगों के पास ज़ाहिर है जो ऐसे हुनरमंद होते हैं, उनके पास पैसे कम होते हैं, तो उनके लिए उन्होंने फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी भी कम रखी है, जो कि £100 है। सही है, तो उसके अंदर अगर आपके पास जो है वो नहीं है प्रॉपर एजुकेशन, तब भी आप जो है वो इस पाथवे से अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि एमसीआईयूबी की जो टोटल क्वालिफ़िकेशन है वो इक्विवेलेंट टू बैचलर लेवल है, तो वो कह रहे हैं कि गेन अ डिग्री लेवल क्वालिफ़िकेशन जो कि बैचलर के बराबर है, तो आपको डिग्री लेवल की क्वालिफ़िकेशन मिल जाएगी। रिसीव सपोर्ट आपको सपोर्ट मिल जाएगी। ज़ाहिर है उनका एक बहुत बड़ा एक पूरी कम्युनिटी है, जो इस पूरी कम्युनिटी आप कहीं भी आप जो है वो जाके लोगों से मदद ले बल्कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं। ये लोग एक बाकायदा फॉर्म देते हैं कि अगर आपकी फैमिली या आप कहीं फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये आपको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं। उसके बाद रिड्यूस सब्सक्रिप्शन फी व्हाइल यू आर गेनिंग योर क्वालिफिकेशन आपकी सब्सक्रिप्शन फी कम कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैं एप्रिशिएट करता हूँ इस ऑर्गेनाइज़ेशन की कि ये लोग हर किसी को बराबर का इक्वल मौका देते हैं। उसके बाद एक फेलो पाथवे है भाई ये एफसीआईओबी है, ये जो है वो सबसे हायर लेवल है। अब इसके अंदर क्या है कि भाई आपका 5 साल का जो है वो लोगों को मैनेज करने का पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का या मैनेजमेंट लेवल पे हो या सी-सूट लेवल पे हो, तब आप ये क्लेम कर सकते हैं। इसकी जो है वो सब्सक्रिप्शन फीस भी बहुत ज़्यादा है, £410 और इसका जो इक्विवेलेंसी है वो मास्टर्स के बराबर होता है। अब इसमें अगर आपके पास रेक, सीआई, आईसीई, सीआईएम और एपीएम जैसी कोई आपका क्वालिफ़िकेशन मौजूद है, तो वो भी आप इसमें क्लेम कर सकते हैं और एफसीआईओबी का पाथ फ़ॉलो कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा भाई देखें, एक तो ये हो गई फ़ी जो कि 347 हो गई, सही है? ये तो हो गई आपकी आपके मेंबरशिप फ़ी। एक आपकी हो गई भाई प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन जब आप जमा करवाएँगे रिव्यू तो उसकी हो गई 360 और एक जो फ़ी है, वो हमारे पास है 122 जो कि एडमिशन फ़ी है और आप किसी भी पाथवे पे जाओगे तो आपने £122 जमा करवाने ही करवाने हैं। तो हम 122 को जब डालेंगे इसके अंदर, तो टोटल हमारे पास जो बनेगी कॉस्ट वो बनेगी 789 फिर हमारे पास है 678 678 और 12 2 1 और उसके बाद 6 7 8 829 पाउंड भाई आपने खर्च करने हैं अपनी पूरे जर्नी के लिए। अब अगर आप दूसरे से जा रहे हो तो उसमें 100 पाउंड आपके हो जाएँगे तो वो ज़रा और मज़ीद कम हो जाएगा लेकिन कितना ही कम हो जाएगा। सही है? और अगर आप इसमें जा रहे हो तो फिर तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो भाई जो भी है मोटा-मोटा ये कि पाकिस्तान में रहने वालों के लिए काफ़ी कॉस्टली चीज़ है। मिडल ईस्ट कंट्री या यूरोपियन ममालिक में रहने वालों के लिए शायद इतना कॉस्टली नहीं है। तो ये भाई नुकसान है साउथ एशियन कंट्रीज़ में रहने का। और अब जब आपने जो है वो अपना पाथवे मुंतखब कर लिया तो उसने आपको पूरे स्टेजेस बता दिए कि भाई पहला स्टेज ये है कि आप पाथवे आपने ले लिया, फिर आप प्रोफ़ेशनल रिव्यू जमा करवाएँ जिसके लिए आपको 360 की फ़ीस जमा करवानी होगी। उसके अलावा जो है वो अपना डेज़िग्नेशन दें कि आप जो है वो चार्टर्ड कंस्ट्रक्शन मैनेजर बनना चाहते हैं या चार्टर्ड बिल्डर बनना चाहते हैं या आपकी जब आप जो अपना गाइडलाइन्स हैं या प्रोफ़ेशनल रिव्यू जब रिपोर्ट जमा करवाएँगे तो उसमें आप अपना डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद फिर आप जब बन जाएँगे तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि बस चाहें तो आप यहीं सर्टिफ़िकेट मंगवा लें, यानी जिस मुल्क में हैं वहाँ मंगवा लें या फिर आपके पास बहुत पैसे हैं तो फिर आप लंदन या डबलिन जाके वहाँ जाके कलेक्ट कर लें। सही है? तो अब मसला है कि अब आप बन गए, सही है? तो अब आपको चार्टर्ड स्टेटस दे क्या रहा है? मतलब क्या मोटिवेशन है कि मुझे चार्टर्ड बनने के बाद क्या-क्या फ़ायदे होंगे? सबसे बड़ा फ़ायदा है कि भाई कॉम्पिटिशन इंडस्ट्रियल लीड पब्लिकेशन वगैरह पे आपको एक्सेस हासिल हो जाएगी और फिर आप अपडेट रह सकते हैं, जो लेटेस्ट इस वक़्त ट्रेंड चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, यूके के अंदर कोई लेजिस्लेशन पास हो रही है, यूएसए के अंदर कोई पास हो रही है, कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो आपको उससे मुतल्लिक अपडेट मिल जाती है। आप 500 एनुअल इवेंट्स में जो होते हैं जो कि सिंगापुर और मलेशिया, यूके और बहुत सारे ममालिक के अंदर होते हैं, तो अगर आप वहाँ कहीं करीब में रहते हैं, तो आप जाके वो इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं। इससे आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी और आपकी नेट वर्थ बढ़ेगी। दूसरा बी अ पार्ट ऑफ द बिगेस्ट प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन जो कि प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की कम्युनिटी का पार्ट बन जाएँगे। स्टे एट द कटिंग एज ऑफ इंडस्ट्री विद लर्निंग रिसोर्सेज़ आपके लर्निंग रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हो जाएँगे और इनकी वेबसाइट के ऊपर बेइंतहा लर्निंग रिसोर्सेज़ हैं।
उसके अलावा जो है वो MCIOB इज़ कंपेरेबल टू द ब्रिटिश द बैचलर डिग्री एंड FCIOB रिलेटेड टू द मास्टर्स डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका बहुत फ़ायदा होता है चूँकि ज़ाहिर है अगर किसी ने कोई ये दावा कर रहा है कि मेरा जो क्वालिफ़िकेशन है वो यूके की बैचलर डिग्री बराबर है, तो यकीनन उसके असेसमेंट में कुछ तो दम है। सही है? तो ये आपको ये फ़ायदा, ये 2 फ़ायदे भी आपको मिल सकते हैं। उसके बाद शेप द फ्यूचर एज़ अ पार्ट ऑफ द टीचर्स टुमारो कम्युनिटीज़, ये कम्युनिटी है, इसके अंदर आप कोई ना कोई पार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं कि आपको जब आप अपना सब कुछ कर लोगे तो आपके पास कौन-सा डॉक्यूमेंट आएगा। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जब आप अपना अच्छा पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो ईमेल जो मैंने सेंड की थी। जब आप अपना प्रोफ़ेशनल रिव्यू स्टार्ट करते हैं ना, तो वो आपको तो जो उनका जो पाथ वे है उसपे क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको अपने एक्सपीरियंस लेटर, आपका जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन सर्टिफ़िकेट, तस्वीर ये भेजनी पड़ती है, सही है? तो फिर वो असेस करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि भई आप इस पाथवे पे एलिजिबल हो या नहीं हो। मैंने भेजा था तो मेरे उन्होंने बताया कि भई ठीक है, आप एक्सपीरियंस इंडस्ट्री पाथवे के लिए एलिजिबल हो। आप जो है वो अब आप प्रोफ़ेशनल रिव्यू की तैयारी पकड़ो, प्रोफ़ेशनल रिव्यू के लिए आपको 360 रुपए पाउंड देने हैं, इसका इंतज़ाम भी करके रखना। सही है? फिर मैंने इस पे क्लिक किया तो उसके बाद क्लिक करने के बाद मेरे पास जो है वो मुख्तलिफ कुछ बुकलेट्स आ गए। वो बुकलेट्स में क्या था भाई, इसके अंदर ये है वो ये देखो पहला बुकलेट क्या था, वो था प्रोफेशनल रिव्यू गाइडेंस। ये पूरा असेसमेंट क्राइटेरिया आपको बताता है कि भाई हमने किन चीज़ों को सामने रखकर आपके प्रोफेशनल रिव्यू को असेस करना है। सही है? तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन आ गया, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के मुतल्लिक आ गई कि भई इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रूल 10 को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपनी एमसीआईएबी को हमेशा जो है वो बरकरार रखना है, मेंबरशिप को हमेशा रिन्यू कराना है, तो आपको उनके सीपीडीआर देना बहुत ज़रूरी है। आपने ये है वो इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये देखो ये जो क्राइटेरियाज़ है ना एक्यूरेसी, ऑनेस्टी, फेयरनेस रिस्पांसिबिलिटी, सस्पेक्ट ये आपने ज़रूर फॉलो करनी है भाई क्योंकि आपकी पूरी प्रोफेशनल रिव्यू इसी की बुनियाद पर असेस की जाएगी। उसके अलावा जो है वो क्या चीज़ आपने नहीं करनी, कोलूजन नहीं करनी यानी किसी के साथ बैठ के काम नहीं करना, कॉपिंग नहीं करनी किसी का, कोई भी आपने रिपोर्ट कॉपी नहीं करनी। आपने इम्पर्सनेशन यानी मिसाल के तौर पर किसी के बिहाफ़ पे कोई रिपोर्ट नहीं भरनी, जनरेटिव एआई का यूज़ नहीं करना। उसके बाद इंक्लूजन ऑफ एप्रोप्रिएट कोई आपने एप्रोप्रिएट वर्ड्स, अल्फ़ाज़, कोई एथिकल ग्राउंड किसी को कुछ छेड़ा-मरना नहीं है। देखो अगर आपने कोई भी जैसा किया ना तो उनके पास ऑलरेडी इंतज़ाम मौजूद है। उन्होंने लिखा हुआ है कि प्लेजरिज़्म के लिए वो टर्निटिन इस्तेमाल करते हैं और एआई का यूज़ भी वो चेक कर लेते हैं कि आपने कितना इस्तेमाल किया है। तो ये तो कल को आप अच्छा लगेगा कि आपके मतलब लिख के भेजेंगे वो कि भाई तुमने मतलब इतना भी तुम काबिल नहीं हो कि तुम अपनी रिपोर्ट खुद भर सकते हो। तो बराए मेहरबानी ऐसी हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। अपने खुद से लिखें, सही तरीके से लिखें, ऑनेस्ट होके लिखें। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं। इन्होंने पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं कि भई आपने किस तरह अपनी रिपोर्ट पूरी भरनी है, सही है? कॉम्पिटेंसी रिपोर्ट आपने किस तरह से भरनी है, क्या-क्या जो है वो उसके अंदर किस कौन-कौन सी चीज़ इसके अंदर आएँगी, आपने जो है वो स्पेस का भरपूर इस्तेमाल करना है। कोई जो है वो स्पेस नहीं छोड़नी है आपने, कोशिश करना है कि जितनी एग्ज़ाम्पल्स हैं उनको इस तरह से लिखें कि आपकी पूरी स्पेस कवर हो जाए। जो भी प्रोफ़ेशनल रिव्यू आप लिखोगे भाई वो रिपोर्ट की फ़ॉर्मेट के अंदर होगी और हमेशा सिंगुलर फ़ॉर्म में होगी, यानी मैं क्या कर रहा था, मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना। वो क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, ये सब नहीं लिखना। आई, सिर्फ़ आई का लिखना है। वी, दो, देम ये कुछ नहीं लिखना। तो ये इसका जो फ़ॉर्मेट होगा वो होगा सर्कमस्टेंसेस कार्ल फ़ॉर्मेट होगा सर्कमस्टेंसेस, एक्शन, रिज़ल्ट लर्निंग। इसको मैं ऐसा समझा देता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप एक साइट के ऊपर जा रहे थे, आपने देखा एक लेबर खड़ा हुआ है जिसके ऊपर जिसने कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनी हुई। तो क्या है अब सर्कमस्टेंसेस हैं कि भई अगर वो फिसला तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप एक्शन क्या लेंगे? आप फ़ौरन से उस लेबर को नीचे उतारेंगे, सेफ्टी वाले को बुलाएँगे और कहेंगे कि भई इसको सेफ्टी वो पहनाओ बेल्ट पहनाओ। वो बेल्ट पहन के ऊपर चढ़ेगा, तो क्या होगा रिज़ल्ट क्या होगा कि वो सेफ हो गया, आपकी कंस्ट्रक्शन साइट भी सेफ हो गई। और फिर आपने लर्निंग क्या की कि जब भी आप किसी लेबर को ऐसे देखो, तो काम रुकवाकर पहले लोगों की सेफ्टी का ख़्याल करो, उसके बाद कोई काम स्टार्ट करो। तो क्या है सिंपल सी चीज़ आपने इस तरह करके लिखनी है और फिर आपकी पूरी रिपोर्ट बन जाएगी। बस आपने इस फ़ॉर्मेट को फ़ॉलो कर लिया तो मतलब आपकी रिपोर्ट आसानी से निकल जाएगी। सही है? और बाद में स्पेलिंग आप मिस्टेक आपने चेक करनी है जो आपको स्पेस दी गई है वो लिखनी है, आपका फ़ॉन्ट साइज़ हमेशा रैम रहना चाहिए। उसके अलावा जो है वो एविडेंसेस वगैरह जो है वो जब आप दे रहे हैं तो फिर आपको एविडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब जिस प्रोजेक्ट को आप रेफ़र कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट का रेफ़रेंस होना बहुत ज़रूरी है, उसका एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। बी ऑनेस्ट भाई, कोई झूठ नहीं बोलना, कोई एक्ज़ैजरेशन नहीं करनी, कोई एआई इस्तेमाल नहीं करना। इसका आपने बहुत ख़्याल रखना है। डोंट डू दिस जो आपने नहीं करना वो ये कि भाई आपने कंपनी की कोई पॉलिसी नहीं लिखनी उसके अंदर। डोंट लिस्ट जॉब डिस्क्रिप्शंस, रिस्पांसिबिलिटीज़ कि आपने ये जो आप सीवी के अंदर लिखते हैं वो आपने नहीं लिखना। डोंट डिस्क्राइब कंपनी पॉलिसीज़ उसके बाद डोंट अज़्यूम, डोंट एक्ज़ैजरेट, डोंट यूज़ बुलेट पॉइंट, डोंट यूज़ कंपनी स्पेसिफिक एक्रोनिम्स।
don't provide the additional documents, don't use the document in paper format, and don't send your application hand written. हैंड रिटन कुछ भी नहीं जाएगा, जो लिखा जाएगा वो डिजिटली तौर पे इस फाइल के अंदर लिखा जाएगा। ये होते हैं स्टेप्स दिए हुए हैं कि भाई आपने कौन-कौन सी चीज़ क्या होंगी, आपकी जो है वो मेंबरशिप डिक्लेरेशन है वो आपने लिखनी है। उसके अलावा आपके पास जो पीआर फॉर्म होगा उसके अंदर क्या चीज़ होंगी, एक तो समरी ऑफ द कैरियर आपने बयान करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन बयान करना है, प्रोजेक्ट की लिस्ट बयान करनी है। याद रखिएगा जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो लास्ट 3 ईयर्स के प्रोजेक्ट होंगे, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। उसके अलावा आपकी रिपोर्ट होगी और 1 ईयर फॉरवर्ड प्लान होगा इसके अंदर। ये 3 कॉम्पिटेंसीज़ हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आपकी पूरी पीआर या आपकी जो प्रोफेशनल रिव्यू रिपोर्ट होगी वो सारी असेस की जाएगी, जिसमें ऑक्यूपेशनल कॉम्पिटेंस है, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस है, कमिटमेंट टू प्रोफेशनलिज्म है। अभी आप आगे चले जाएँगे ना तो इसने एग्ज़ाम्पल भी दिया है कि आपने पूरा अपनी जो एक-एक पैराग्राफ है वो किस तरह लिखना है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, उसको पूरा पढ़ें। जैसे उसने ये एग्ज़ाम्पल 2 दिया उसमें लिखा भी है कि देखो इसमें ये अच्छी एग्ज़ाम्पल इस वजह से क्योंकि इसकी स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल है, पास्ट टेंस में लिखी गई है। उसके अलावा कार फॉर्मेट फ़ॉलो किया गया और रिफ्लेक्शन एंड इवैल्यूएशन इंक्लूडेड है और सॉलिड डिस्क्रिप्शन है। तो उसकी बुनियाद पे आपकी प्रोफेशनल रिव्यू पास हो सकती है। ये आपका भई मार्किंग क्राइटेरिया है कि भई अगर आपने कोई बिल्कुल अच्छी लिखी है तो आप गुड पास होंगे, थोड़ी अच्छी लिखी है पास होंगे। अगर आपको उनको कोई डाउट हुआ जो उनको लगा कि भई ये जो है वो हमें क्लैरिफ़िकेशन चाहिए तो वो आपसे क्वेश्चन सवाल भी कर सकते हैं, जिसका आपने जवाब देने होंगे और अगर उन्हें आपके जवाब पसंद नहीं आए तो ये डेफ़र भी हो सकती है। तो लिहाज़ा बहुत ध्यान से चीज़ें लिखनी हैं। अगर आप सपोर्ट लेना चाहते हैं कि भई मुझे प्रोफ़ेशनल रिव्यू से मुतल्लिक फर्दर कोई रिपोर्ट सपोर्ट चाहिए इस वीडियो के अलावा भी, तो आप उनके ऑफ़िशियल चैनल से भी सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। उनके यहाँ बहुत सारे प्रोफ़ेशनल रिव्यूअर बैठे हुए हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। तो ये उसने भैया आपको पूरा उसने थ्योरेटिकली तौर पे समझाया कि देखो हर क्राइटेरिया में क्या-क्या चीज़ें आपने बयान करनी है, मैनेजमेंट में क्या है, नॉलेज में क्या है। तो ये आप पूरा देखोगे। अब ये जो है ना, ये उसने क्राइटेरिया पॉइंट वाइज़ आपको बताए हैं। जैसे ऑक्यूपेशनल कंपिटेंस में क्या-क्या शामिल हो गया, प्लानिंग ऑर्गनाइजेशन वर्क आ गया, मैनेजिंग हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर, वेल-बीइंग आ गया। तो इसके अंदर उसने बताया कि ये क्राइटेरियाज़ आपने फुलफिल करने हैं। सही है? तो इसका अच्छा आइडिया ये होता है कि भई पहले आप पूरी एग्ज़ाम्पल लिख लो और एग्ज़ाम्पल लिखने के बाद फिर आप जो है वो इसके अपनी एग्ज़ाम्पल को इससे आप मैच करो और फिर जब आपको लगेगा हाँ, वो हो गई सही तो फिर आप इसके ऊपर टिक मार्क कर दो। इस तरह आपका टाइम भी बचेगा और आपके क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाएँगे और ये देखें उसने आगे सारे क्राइटेरियाज़ दिए दिए हैं इसके अंदर मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस के, उसके अलावा जो है वो डिसीजन मेकिंग, मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन, कमिटमेंट टू प्रोफेशनलिज्म। तो ये सब करने के बाद अब क्या हो गया, अब आपने जमा करवा दी। जमा कराने के बाद फिर अब उसके बाद आपके पास आएगा भई आप या तो पास हैं, इंटरव्यू होगा या फिर डेफरल होगा। पास हो गए तो एप्लीकेशन रिसीव द रिटन कन्फर्मेशन ऑन इन्विटेशन सेरेमनी जो कि मेरे पास भी आया था और ये पास हो गए। अगर इंटरव्यू होगा तो वो फर्दर क्लैरिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि भाई उन्होंने एक्सेप्ट करनी है या डिफर करनी है। आप चाहें तो बाद में उसको अपील भी कर सकते हैं। तो ये है भई आपका पूरा जो गाइडेंस है वो इस तरह से आपने पूरी अच्छे से पढ़ के उसके बाद में अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पीआर एप्लीकेशन में ciub.org.pk पे भी कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है? अब आपके पास दूसरी चीज़ आ जाती है जो कि आ जाती है जो आपके पास पूरे फॉर्म्स जिसको आपने असल में फिल करना है। ये एप्लीकेशन ऑफ चार्टर्ड मेंबर सही है, ये जो है वो आपको पूरा फिल करना है। जैसे मेरा भरा हुआ है देखो उसके अंदर मेंबरशिप नंबर है इसमें जो है वो कैरियर एक चीज़ मैं चेक कर लूँ ज़रा हाँ, इसके अंदर जो है वो करियर की जो है वो समरी आपने पूरा किस तरह से क्या-क्या लिखना है, मैंने लिखा है कि भई मैं जो है वो ज़ियाउद्दीन कंपनी में था, फिर मैंने 5 साल ये काम किया, वो बीमार में गया, फिर मैं हाइड्रोचाइना में आ गया, फिर उसके बाद मैं किसको रिपोर्ट करता हूँ, मेरी क्या पोज़ीशन है, मेरी प करंट जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। ये जो वर्जन नंबर है ना, ये आपके हर बुकलेट पे अलग-अलग मौजूद होगा, यानी मैंने अक्टूबर के महीने भरा तो मेरा अक्टूबर का है, अगर आपका जो है वो 2026 का होगा तो वो 2026 का आ जाएगा। या आपने लिखना है प्रोजेक्ट की डिटेल मतलब 3 साल पहले की जो प्रोजेक्ट डिटेल है वो लिखनी है कि डेट कब से था, कब तक का वो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट का नाम क्या था, मेरा रोल क्या था इसके अंदर। अच्छा आपको इतनी ही स्पेस मिलेगी, इसी स्पेस के अंदर जो लिखना है सो लिखना है आपने। इसको या आप स्पेस करके आगे बढ़ा नहीं सकते, ये बस जितनी आपको लिखा है उतना ही लिखना है। ये डिक्लेरेशन है भाई कि मैंने जो लिखा है इसके अंदर सच लिखा है, सच के अलावा कुछ नहीं लिखा। और जो सर्टिफ़िकेट है वो आपसे पूछता है कि भाई जो एंड सर्टिफ़िकेट आएगा उसमें क्या चाहिए? कंस्ट्रक्शन मैनेजर चाहिए, चार्टर्ड बिल्डर चाहिए तो कंस्ट्रक्शन मैनेजर ज़्यादातर होता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर ही होगा इसके अंदर। ये भाई देखो मैंने जो है वो 2 प्रोजेक्ट्स की जो है वो एग्ज़ाम्पल डाली है इसके अंदर। जैसे प्लानिंग ऑर्गनाइज़ेशन मैंने डाला है, कराची शिपयार्ड का प्रोजेक्ट था मेरे पास और इमारत पाकिस्तान का था, मैंने दोनों डाले हैं इसके अंदर। और इतने बड़े-बड़े आपने पैराग्राफ लिखने भी हैं। अब ये पैराग्राफ मैच होने चाहिए जो आपको मैंने क्राइटेरियाज़ दिखाए हैं, उन सब के साथ। तो ये देखो ये भी मैंने 2 एग्ज़ाम्पल लिखे हैं इसके अंदर, मैनेजिंग क्वालिटी में भी 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल में को 2 हैं, इसका नॉलेज ऑफ द कमर्शियल कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल इश्यूज़ के अंदर भी 2 हैं। इसके अंदर आपने बहुत ख़्याल रखना है ये सब चीज़ों के अंदर, ये कोई आसान चीज़ें नहीं है, आपको दिखने में शायद लग रहा होगा कि कहानियाँ हैं, कहानियाँ नहीं है, आपको बहुत सोच समझना है इसके अंदर। डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या है, मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, डेवलपमेंट, सही है मतलब आप ये सब आपने भरना है।
उसके बाद आपके पास आ जाएगा 1 ईयर फॉरवर्ड पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, जिसके अंदर जो है वो आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ द एनईसी, मैंने लिखा था कि भाई मैं जो है वो एनईसी इंटरप्रिटेशन करूँगा एनईसी और FIDIC कॉन्ट्रैक्ट की, ताकि मेरे अंदर फर्जीद कॉन्ट्रैक्ट लॉ की डाइवर्सिटी आ जाए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे काम करूँगा, टीम डेवलपमेंट पे काम करूँगा, रिकॉर्ड कीपिंग का मसलन पूरे 1 साल का प्लान दिया था, जो कि मैंडेटरी रिक्वायर्ड है रूल 31 ऑफ द सीआईयूबी लॉज़ के मुताबिक। ये सब फिल करने के बाद आपने फिर इसको डायरेक्ट अपलोड कर देना है, 360 पाउंड आपने पे फ़ी करने हैं और फिर आपकी ये असेसमेंट में चली जाएगी। उसके बाद जो एमसीआईयूबी का असेसर होगा, वो इसको पहले इंस्पेक्ट करेगा और फिर उनका ऑडिटर होगा, वो इसको इंस्पेक्ट करेगा और फिर उसको डिसाइड करेंगे कि भई आपको मेंबरशिप देनी है या नहीं देनी। उस दौरान जब आपकी जो है वो जब मेंबरशिप हो जाएगी, तो फिर आपको भैया आप आ जाओगे इस सर्टिफ़िकेट पे। आपको ये सर्टिफ़िकेट आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको सर्टिफ़िकेट ऑफ मेंबरशिप मिल जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, आपके जिस डेट में आपने पास किया वो आ जाएगा, आपका मेंबरशिप आ जाएगी और आपको एमसीआईयूबी का लक़ब लगाने की इजाज़त मिल जाएगी और आपको चार्टर्ड कंसल्टेंट बनने का टैग मिल जाएगा। ये आपको सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा जो कि आपको अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव भी था कि आपको चाहिए था, तो आप इसको हासिल कर लोगे। तो कहने का मकसद ये है कि देखो ये उन लोगों के लिए ये सर्टिफ़िकेशन मुश्किल है कि जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास अच्छे लोगों के साथ काम नहीं किया हुआ है, अच्छी कंपनीज़ में काम नहीं किया हुआ। उन लोगों के लिए ये सर्टिफ़िकेशन इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस मौजूद है, जिनके पास जो है वो अच्छा एक्सपोज़र है, उनको चीज़ें लिखनी आती हैं और वो बड़े ऑनेस्ट हैं अपने आप से। तो भाई ये है टोटल इसका पूरा क्राइटेरिया, पूरा आप किस तरह फ़िल अप करोगे, किस तरह से फ़ाइल करोगे। उसके बावजूद भी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, तो भाई मैंने आपको आखिर में दिया है अपना ईमेल एड्रेस, इसके ईमेल एड्रेस के ऊपर आप मुझे मेल करो, आप मुझसे जो सवाल करना चाहते हो मुझसे करो, मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा, ताकि आपको फर्दर गाइड कर सकूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप फर्दर सर्टिफ़िकेशन करें, इनकी मेंबरशिप मज़ीद बढ़े, इससे उनकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये है भई आज की वीडियो, अगर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो पे फिर हम फर्दर कभी किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।